गुड इवनिंग सभी को। आई होप कैसे हैं भैया, सभी लोग बढ़िया हैं। ओके बेटा, आवाज़ आ रही है। पहले बताइए सभी को प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते और गुड इवनिंग। संध्या का बहुत बहुत प्यार। ओके बेटा, बिहार बोर्ड की तैयारी चल रही है, कोई बता दीजिए प्लीज। अरे सब बोर्ड की चल रही है। ब्यूटी सिंह, सुंदरता सिंह, सुनो, सारे बोर्ड की तैयारी चल रही है। आपको टॉपिक देखिए, एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे ए टू जेड। ओके बेटा, जी जी ओके, ठीक है जी। गुड इवनिंग। अच्छा चलें, लेट नहीं है, कहाँ लेट है? अच्छा, ओ 2 मिनट लेट है आपके, तो ज़्यादा हो गया सर। वर्षा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चले क्लास स्टार्ट करें। देखिए मैंने आपसे बताया था कि एक चैप्टर समाप्त होने के बाद एनसीईआरटी का पूरा सलूशन। ओके चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी की बुक उठा करके तुरंत लाओ अपने पास और क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन लेकर के आ जाओ, जाओ जाओ ले आओ। कौन कौन नहीं लाया? आधे नहीं लिए होंगे मुझे पता है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ फर्क नहीं है। ऑफलाइन में ऐसे होता था कि भैया बुक लाए हो तो कि आधे बच्चे बताए सर भूल गए, पढ़ रहे थे वहीं पे रख कर चले आए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग जो है ध्यान दीजिए और पूरे एनसीईआरटी पे। ओके चलिए, यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो सभी लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जनन क्यों अनिवार्य है? तो अपने मन में विचार करो, खुद अपने मन में एक बार विचार करो क्यों जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच लेंगे कि जनन क्यों जरूरी है तो बहुत सारे अपने मन में विचार करोगे तो बहुत सारे आंसर आपके सामने आ जाएगा तुरंत। देखिए जैसे पहले अगर मैं कह दूं कि क्यों जरूरी है तो एक बात सीधी बात बता दे कि भैया अगर जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर सतत जीव कहां होंगे। मतलब हम लोगों में अगर जनन क्षमता खत्म हो जाए तो मनुष्य कितने साल, 100 साल जी सकता है, उसके बाद पूरे मनुष्य खत्म, है ना। तो किसी भी जीव को सतत रहना है, सतत मतलब पृथ्वी पर विराजमान रहना है तो जनन होना आवश्यक है। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज होता है, पर्यावरण हमेशा बेटा चेंज होता रहता है। अब चेंज होगा तो जैसे ही जनन होगा नई नई पीढ़ियां आएंगी, संतति आएंगी, डीएनए का एक्सचेंज होगा, क्रोमोसोम का अदला बदली होगा, तो ऐसे नई जातियां बनेंगी, ऐसे नई जीव बनती हैं जो क्लाइमेट के अनुरूप हो जाए। यानी क्लाइमेट जैसे चेंज होता है तो जीव जातियों में भी परिवर्तन होता है, अर्थात जैव विकास भी होता है। जैव विकास समझते ना, जैव विकास माने जीवों में होने वाला क्रमिक विकास को जैव विकास। जैसे पहले मनुष्य कहते पूछ हुआ करते थे, अरे भैया पूछ हुआ करते कहे चली गई तो पर्यावरण चेंज हो गया, उसका कार्य भी शरीर का चेंज हो गया। अब कार्य भी चेंज हो गया तो वो विलुप्त तो ही हो जाएगी ना, सीधी सी बात। तो हम लोग बहुत सारी बात इस पर पॉइंट डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जीवों में जनन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जीवों में जनन के लिए एक जात महत्वपूर्ण लक्षण है या अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है। उत्तरजीविता मतलब बेटा, उत्तरजीविता मतलब कि अगर क्लाइमेट जो अभी बताया क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये भी उसमें स्ट्रांग होकर के चेंज हो जाते हैं, और ताकि जो क्लाइमेट चेंज हुआ उनके अनुरूप होकर के ये जीवन चला सके। बल्कि इसमें जीव जाति की निरंतरता भी बढ़ती रहती है और जीव के अमृत होने का भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु वैधता जीवनता के कारण होने वाली जीव ह्रास में आपूर्ति जनन द्वारा होती है। जनन में जीवों की संख्या बढ़ती है, हमेशा बढ़ती जाती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। लाभदायक विभिन्नता मतलब कि हम लोगों में क्या होता है
कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे नए नए लक्षण आते हैं ना, विभिन्नता होती है, तो नए नए लक्षण को आने के लिए जनन होना आवश्यक है। फिर कह रहा तक स्थानांतरित हो जाती है, अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। जैव विकास माने जीवों में होने वाले क्रमिक विकास, जैसे हम लोगों में पहले कुछ और था, फिर धीरे धीरे विकास होकर के हम लोगों का ब्रेन डेवलप हुआ, तो मतलब विकास होने का भी, ठीक है, क्या होता है, विकास में, जैव विकास में भी सहायता होता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है जनन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान दो। कह रहे जनन की अच्छी विधि कौन है, आप बताइए जनन की अच्छी विधि कौन है। तो हम कहेंगे भैया जनन की अच्छी विधि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की अच्छी विधि है, यानी लैंगिक जनन। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, डीएनए का अदला बदली होती है। लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए का खंडों का अदला बदली, यानी क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम का अदला बदली होती है। इस तरह एक नए जीव, जो अगला नया जीव होता है, उनमें अपने जनक के एक नया लक्षण आ जाता है, अपने जनक से एक नया लक्षण आ जाता है, और जो लक्षण आता है वो क्या होता है, वो पर्यावरण के अनुकूल यानी विभिन्नताएं वाले होते हैं। तो लैंगिक जनन तो सिंपल से भाई आवश्यक ही है, ज्यादा अच्छा है। लैंगिक जनन की अच्छी विधि कौन है, तो आप कहेंगे लैंगिक नहीं, बल्कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेस्ट है। क्यों, ठीक है ना। हाँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलो, फिर देखो, फिर इसमें कह रहा है जिससे युग्मक गैमीट के द्वारा विकसित होते तथा नए जीव में विकास होता है वगैरह वगैरह। लैंगिक जनन जैव विकास में सहायता करता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक विभिन्नताएं, हमने कहा आनुवांशिक विभिन्नताएं कैसे, जैसे हमने कहा कि ये जनक है, ठीक है, जनक के और जनक दो हैं, एक नर है एक मादा है, ठीक है ना, नर और मादा दो जनक हैं, तो दोनों के क्रोमोसोम आएंगे बच्चा में, जब दोनों के क्रोमोसोम आएंगे तो एक नया लक्षण आएगा, तो आनुवांशिक विभिन्नता हुई ना, ये है संतति ना, ये है संतान, तो संतान में एक नया आनुवांशिक पदार्थ आएगा, जिसके कारण ये अधिक क्षमतावान होगा, यानी पर्यावरण के अनुसार ये जीवित होने के लिए अधिक क्षम होगा। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती भी, अतः लैंगिक जनन एक अच्छी विधि है। क्या है, एक अच्छी विधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बताए थे, बताओ, कोई बताओ, भूमिका बोलो, जल्दी बोलो बेटा, कौन बताएगा, ये क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, बोलो जल्दी से, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ बिट्टू। जी अच्छा, वर्षा तुम बताइयो। चलो, क्लोन क्यों कहा जाता है, वेरी गुड सोनी सिंह, क्योंकि इनके जनक के जैसे, बेटा यहां देखो, ये कोई जनक है, इसका आकार की और अनुवांशिकी यानी जो क्रोमोसोम है ना, ये बेटा क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है ना, अर्थात जीन भी कह दो, ठीक है ना, जीन में जीन, ठीक है। तो कहता है कि क्लोन क्यों, अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने जनक के एकदम हूबहू होते हैं, मतलब टू फोटो कॉपी होते हैं। क्या होते हैं, एकदम फोटो कॉपी होते हैं, इसलिए इसको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
क्लोन। ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा। हाँ, अपने पेरेंट के हूबहू होते हैं, एकदम मिलते जुलते हैं ना, एकदम फोटो कॉपी होते हैं। कहता आकार की बाहर देखने पर भी, आकार की ने बाहर अनुवांशिक रूप से यानी क्रोमोसोम पर भी, डीएनए के आधार पर भी एक समान होते हैं, क्लोन कहलाते। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतत अनुवांशिक व आकार की रूप से जनक के एकदम समान यानी फोटो कॉपी होते, इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है ना, चल अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतत के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्या लैंगिक जनन के परिणाम, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान जो बेबी बनता है, जो संतान बनती है, वो उनके जीवित रहने के एक अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या कथन हर समय सही होता है? तो कहता है हाँ भैया। पहले बात सुनो, दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्योंकि कह रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतत में वेरिएशन होता है यानी विभिन्नता होती है। अब विभिन्नता एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनमें विभिन्नताएं होती चली जाती है, अर्थात नए 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 लक्षण आते जाते, जिससे कि वह सरवाइव कर सके, अर्थात जीवित रह सके, और वो जीवित रहता भी है। लेकिन परंतु ये एक अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन कहता है ये हर समय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माता पिता में रोग है, अनुवांशिक रोग है, तो वो लैंगिक जनन के ही द्वारा जाएगा, है ना। लैंगिक जनन वाले में आप लोग पढ़े थे, तो लैंगिक जनन के ही द्वारा अनुवांशिक रोग जाएगा। जैसे अनुवांशिक रोग मैंने आपको पढ़ा है, कौन कौन सा अनुवांशिक रोग है बेटा? जैसे देखो, कलर ब्लाइंड होता है, हीमोफीलिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है। तो ये बहुत सारे अनुवांशिक रोग है जो लैंगिक जनन के ही द्वारा माता पिता से उनके संतानों में जाता है। तो कहता हर समय क्या यह कथन सही है? तो कहता हर समय यह कथन सही भी नहीं है कि लैंगिक जनन पूर्ण रूप से एकदम प्रभावी हो, अच्छा हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतत लैंगिक जनन द्वारा बनी संतत से किस प्रकार भिन्न है? अलैंगिक द्वारा बनी संतत, एनसीईआरटी लिखती है कि अलैंगिक द्वारा बनी संतत यानी संतान लैंगिक जनन से बनी संतान से कैसे भिन्न है? तो आप बोलो ना, अलैंगिक द्वारा बनी संतति अपने पेरेंट के जनक के फोटोकॉपी होती है, यानी क्लोन होती है ना, क्लोन होती है। जबकि लैंगिक द्वारा बनी संतान में विभिन्नता होती है, मतलब माता पिता से कुछ अलग लक्षण आते हैं, वही अंतर हो गया, एकदम सीधी बात। ओके, त्रिपट कौशल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हाँ बाबू, एनसीईआरटी के हैं बेटा, कितनी बार बोले, एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, ओके जी। तो नोटिफिकेशन नहीं मिला? ओके, नोटिफिकेशन चाहिए। ओहो, हमारी क्लास 6 बजे चलती है बेटा बायो की, तो 6 बजे आप नोटिफिकेशन टाइम टेबल भी दिया गया है। ओके बेटा, चलो चले आगे, बोलो। अरे आप लोग भी कुछ बोलोगे भाई, बस चुपचाप वॉच कर रहे हो। अरे आप लोग भी कुछ बोलोगे कि बस ऐसे बैठे रहोगे? क्यों बेटा, आप लोगों को भी तो कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। क्यों? क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी तो देंगे बेटा, कि नहीं दोगे? जी अच्छा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़े हो, पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़े हो? चलो अच्छा, वर्षा वेरी गुड बेटा, वर्षा वेरी गुड, बहुत खूब। चलो, जिन बच्चों को पता है बहुत खूब बेटा, आगे चलते क्वेश्चन नंबर पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो, लैंगिक और अलैंगिक के मध्य भेद बताइए। दिख रहा है ना? लैंगिक, हाँ खुशबू, वेरी गुड, राजकुमार, ओके बेटा, ओके।
ओके, सभी लोग जवाब देंगे। अरुण रावत बोले क्वेश्चन तो पूछो। क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने ये। ओके वर्षा, ठीक है बेटा। कह रहा है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो बहुत सिंपल, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, उसमें नर और मादा नहीं होता है। इसमें नर, लैंगिक जनन में नर और मादा होता है, गैमिट दोनों बनता है ना। इसमें युग्मक का निर्माण निषेचन के अभाव होता है, मतलब कि अलैंगिक में युग्मक नहीं बनता है और लैंगिक में युग्मक बनता, निषेचन होता है। अलैंगिक में यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है, यह जनक की किसमें होता है, यह जनक की जनन कोशिका में होता है। जनक के जनन कोशिका द्वारा स्पर्म और ओवम बनता है ना। बात समझिए। इसमें कहता है अलैंगिक में समसूत्री, इसमें दोनों होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। ओके बेटा, दिख नहीं रहा है? अरे क्वेश्चन का जवाब देना लैंगिक और अलैंगिक में, ठीक है। हाँ, लैंगिक जनन में एक जो है एक ही भाग लेता है। तो ऐसे बता सकते हैं बेटा, एकदम सिंपल, जो आपके मन में आए उसको आप लिख सकते हैं। कायिक जनन क्या होता है? तो देखिए, लैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पौधे के भाग से, पौधे के कायिक भाग से, मैं आपको बताया था कायिक भाग में जड़, तना, पत्तियों के द्वारा भी क्या होता है, जनन होता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन। ओके बेटा, देखिए फिर अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्ध से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो उपयुक्त कायिक प्रवर्ध बताइए। कायिक प्रवर्ध जनन विधि पौधे के किस भाग से होता है, जड़, तना, पत्तियों, कलिकाओं से होता है। जैसे आपको अजूबा, ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा बोलते हैं। पत्थर चट्टा या अजूबा के पत्तियों में क्या होता है बेटा, अजूबा के पत्ती, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां लगती हैं जो अपने जनक से अलग होकर के एक नया पौधा बना लेता है। तो अजूबा यानी ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा के पत्तियों पे पादप काय बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं आलू के कंद। आलू के कंद के पर संधिनी नोड से प्रवर्ध होकर के एक नया पौधा बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसे प्रवर्ध द्वारा जनन, ठीक है। कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध मतलब जड़, तना, पत्तियों से होता है। चलो क्वेश्चन अगला बता दो, ठीक है। चलो बताओ, किशोरा चरण, प्रजनक चरण और जीर्णवा चरण या जीर्णवावस्था क्या होता है। क्वेश्चन में बोला, पहले कह रहा है कि किशोर चरण, किशोर चरण मतलब बेटा जनन से पहले, मतलब कि जो भी जंतु जनन योग्य हो, मतलब संतानें बनाने योग्य हो, उनसे पहले की जो अवस्था होती है उसे हम लोग किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था में जो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिड, ओवरी वगैरह, ठीक है, जो लैंगिक अंगें होती हैं वो विकसित होती हैं, ठीक है। जनन के लिए लैंगिक अंग का विकास होना किशोर अवस्था कहते हैं। पौधों में पुष्पासन से पहले, पुष्प निकलने से पहले कायिक अवस्था बोलते हैं। पुष्पों में कायिक अवस्था बोलते हैं। फिर कह रहा प्रजनक चरण। प्रजनक चरण मतलब जो ऐसी अवस्था जब जंतुओं में जनन योग्य यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो उसे हम लोग प्रजनक अवस्था बोलते हैं, ठीक है। जब वो संतान बना सकते हैं। तो प्रजनक अवस्था पूरे जीवन नहीं होती है। महिलाओं में एमसी कब तक होती है, 45 से 50 साल, फिर रुक जाती है ना। तो प्रजनक अवस्था आती, फिर उसके बाद वृद्धावस्था या जीर्णवावस्था। जीर्णवावस्था में पौधों में क्या होता है कि उनके टिश्यू डेड होने लगते हैं, सेल डेड होने लगती है और पेड़ पौधे डेड होकर के मरने लगते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में भी बहुत सारे सेल डिवीजन रुकने लगते हैं और वो अंततः मृत्यु की ओर चला जाता है। तो ये अवस्थाएं बताई गई, 3 फेज हैं, एक किशोर चरण, एक प्रजनक और वृद्धावस्था या क्या होता है जीर्णवावस्था। जीर्णवावस्था में पेड़ पौधे धीरे धीरे नष्ट होकर के डेड हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलो, फिर कह रहे अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीव लैंगिक जनन में पाया जाता है, ऐसा क्यों। अपनी जटिलता के बावजूद लैंगिक प्रजनन को पाया जाता है, जल्दी से बताइए। लैंगिक प्रजनन यानी जटिल, धीमी गति होता है
और अनेक रूप से उत्तम इस प्रकार के दौरान गुणसूत्र का विनिमय, नए लक्षण विकसित होने जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, गुणसूत्रों के अदला बदली विभिन्नताएं होती है जो जैव विकास में सहायक होते हैं। वही बात थी कि लैंगिक जनन क्या होता है। ओके बेटा, ठीक है, बोलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बोलने वाला है, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। सभी को मेरी तरफ से चाय की पार्टी। अच्छा, कह रहा कि ब्राय फिल्म स्टोन के लिए अच्छा होता है क्या सर? ओके बेटा, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। बताइए, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन सदैव अंतर स्पष्ट है। एकदम सीधी बात मैं बता दूं बेटा देखो, अगर एक सेल है, ये 2n नंबर है, यानी डिप्लॉयड है। क्या है बेटा? डिप्लॉयड है, तो 2n नंबर डिप्लॉयड बोलते हैं। अगर जैसे मनुष्य पे ले लो, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ बेटा, तो 2 सेल बनी, 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। अब ये अर्धसूत्री यानी मियोसिस बोलेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। और जो ये इसे हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, या हिंदी में इसे हम लोग अगुणित बोलेंगे, ठीक है ना, अगुणित। ये सभी में होता है बेटा। ये जो गैमिट बन रहा है ना, ये सभी में बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये छोटे जीवों से लेकर के छोटे शैवालों से लेकर के चालू होता है। अच्छा, चाय पार्टी होगी चाय की पार्टी होगी, ठीक है। कभी आएंगे आपके पास, चाय पार्टी करेंगे। परंतु यहां देखो बेटा, ये जो बना हैप्लॉइड नंबर जो सेल बनती है, इसी को हम लोग बोलते हैं गैमिट। अब याद करो, गैमिट किस में बनता है? सब में, जिसमें लैंगिक जनन होता है। चाहे तो आप शैवाल का भी नाम ले लो, चाहे ब्रायोफाइट का ले लो, चाहे ट्रेडियोफाइट का ले लो, चाहे एंजियोस्पर्म ले लो, चाहे जिम्नोस्पर्म ले लो, चाहे किसी भी आप पौधे के बारे में देख लें, और चाहे तो जंतुओं के बारे में देख लेंगे, तो उसमें गैमिट बनेगा। और गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हाँ, हैप्लॉइड ही होगा, ये बात ध्यान दे। तो दोनों, अब देखो यहां गैमिट बना, तो कह रहा है देखो दोनों युग्मक जनन, ये जो बनना युग्मक जनन कब बनेगी? जब अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेल डिवीजन होगा, तभी तो युग्मक बनेगा। तो दोनों अंतर स्पष्ट है ना, अंतर्बद्ध है, दोनों का रिलेशन है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ठीक है अगला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। अब आप लोग को जवाब देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। हाँ, गैमीटोजेनेसिस जो होता है बेटा, वो नर और स्त्री दोनों में बनता है। अगर पुरुष में बनता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्त्रियों में जो बनता है उसे oogenesis कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलो। क्वेश्चन में पूछ रहा बेटा, क्वेश्चन ये पूछा है एनसीईआरटी, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में पुष्पी पादप के भाग है जिसमें अगुणित और द्विगुणित बताना है। क्या बताना है बेटा? अगुणित अर्थात हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब बेटा एन का हिंदी में लिख दू अगुणित। ओके बेटा, तीनों में लिख देता अगुणित, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है डिप्लॉइड बताना है, डिप्लॉइड बताना है। डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर अर्थात द्विगुणित इसको बोलते हैं। ये अब चलो द्विगुणित, ठीक है ना। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं क्वेश्चन लिखता, तुम लोग बताना। पहला नंबर देखिए इसने दिया, कह रहा है कि अंडाशय, अंडाशय अर्थात इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। बताओ अगुणित है कि द्विगुणित है? जल्दी से बता दो बेटा, मैं लिख देता हूं, जल्दी से बताओ, ठीक है। एक बच्ची आकृति सिंह लिखी एन होता है,
बोलो बेटा। वेरी गुड, टेक्निकल। द्विगुणित होता है, वेरी गुड। 2n नंबर होता है बेटा, 2n नंबर, वेरी गुड। द्विगुणित होता है, डिप्लाइड होता है ना। ओके 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 जी। ये साइंस सदानंद, ये एन टाइप कैसे लिख दो बेटा? सालू तुम्हारा गलत है, 2n नंबर होता है। हाँ सोनी, ओके बेटा। आगुणित, अरविंद यादव, आगुणित नहीं होता बेटा, द्विगुणित होता। डिप्लॉय नंबर सेल, वेरी गुड, बधाई हो सभी को। चलो दूसरा क्वेश्चन स्टॉप करो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको बताना बेटा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कह रहा है अंड, सुनना, अंड यानी एग, ठीक है, एग या डिम्ब बोलते हैं। ये आगुणित है कि द्विगुणित है? जल्दी से बता दो बेटा, कौन बता रहा है जल्दी? ओके चलो, आई एम राइट, जल्दी आ जाओ। क्या होता है एग, क्या होता है? बोलो 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 बोलो। क्या होता है? एक जो होता है बेटा एन होता है, वेरी गुड, जिनका एन सही है। देखो एन नंबर होता है यानी आगुणित होता है, ठीक है ना। अगुणित अर्थात एन नंबर होता है। देख लो, जिनका एन सही है उसका सही है। सारे लोगों को सही क्या जी? अरे बाप रे, कोई डिप्लॉयड वाला नहीं है क्या? अरे बाप रे, ओहो, ओ सभी लोग तो बाजी मार गए यार, वो हमको हरा दोगे क्या? ओहो, गुरु गुरु रह जाएगा। डिप्लॉयड एक बच्चा लिखा, मिस देवी। अरे मिस देवी द्विगुणित होता है सर, कह रही है। हैप्लाइड होता है बेटा, एग हैप्लाइड होता है, ठीक है ना बिट्टू। चलो अच्छा, वर्षा तुम्हारा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहादुर बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, सुनो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पराग कोश, पराग कोश यानी अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो इसे इंग्लिश में लिख दूं तो लिखता है एंथर। एंथर बताओ बेटा, आगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? जल्दी से बताओ, एंथर क्या होता है? एंथर एनसीईआरटी में सब दिया गया क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा हूं, क्या होता है? अरुण रावत कह रहा डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अरे 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 यार, तुम लोग ना कसम से भौकाल मचा दे हो। देख लो, आधे एन लिखा थे, आधे 2n लिखा थे। का पगलात हो तुम लोग दे बच्चों। 2n होता है, वेरी गुड, 2n। अच्छा देखिए बच्चा, कुंदन कुमार तुमको एन ट्रिपल एन लिख दिया। अरे यार ऐसा ना करो भाई, ए भाई ऐसा ना कर, ऐसा नहीं किया जाता भैया। तो ये जो होता है पराग कोश को आता है 2n होगा बेटा, 2n दिख रहा है ना, यानी डिप्लॉयड। क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड नंबर सेल, क्योंकि 2n है। क्यों जी? हाँ वेरी गुड। अगला देखो, अगला आ जाओ, चौथा नंबर आ जाओ बेटा। चौथा नंबर में लिख दू पराग। पराग क्या होता है? पराग यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या होता है बताओ भैया? पॉलन ग्रेन क्या होता है? एन होता है कि 2n होता है? क्यों क्यों जी? एन होता है कि 2n होता है? बताओ, कौन बताएगा? बस हो गया, नहीं ना बस के। पराग एन होता है, 2n होता है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने एन जवाब दिया है। साइंस सदानंद, आकृति,
ओके दीक्षा, ओके बेटा खुशबू, वर्षा, नितिन मिश्रा कह रहा 2n है, अभी इसको समझ में नहीं आया दुनिया कहाँ चली गई। राजकुमार हाँ, एन एन एन, ठीक है, एन 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 वाले, ओके बेटा सभी लोगों को बधाई। शुभम सिंह एन, ओके ओके बेटा, एन वाले बधाई, एन होता है, वेरी गुड, एन टाइप का होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन के लिए फिर हो जाओ तैयार, तैयार हो ना बेटा, अगला क्वेश्चन के लिए हो जाओ तैयार। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, फिर कह रहा है नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक, ये कहां लिखा है एनसीईआरटी में, इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल गैमिट। मेल गैमिट क्या होता है बेटा, एन होता है कि 2n होता है, बताओ जल्दी से, मेल गैमिट। अच्छा इन सब में तुम भी हो सोनी, ओके बेटा जल्दी बताओ जल्दी, मेल गैमिट क्या होता है। हाँ सोनी सुनी, देखिए अरुण रावत से बड्डा से ब्रिज छिट लगा 2n होता है, पीट दूंगे एन टाइप होता है, हट पागल नहीं तो एन होता है, बार बार बता रहा है, अभी मेल गैमिट फीमेल गैमिट बता, तुम लोग पता नहीं का दे करके पढ़ते हो, हाँ। क्यों, ये गलत बात है ना, क्यों बेटा ये गलत बात है। एन होता है, एकदम सच में तुम लोग पगला हुआ का। चल चलो 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 अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर आ जाओ, एक और क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूं भैया। एक कह रहा है जाई गोट, हिंदी में बोलते हैं तो युगमनज, युगमनज कैसे होता है, एन होता है 2n होता है, इसको बता दो बस, बोलो बोलो बेटा। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सैर हद ना इन रो, बोलो बेटा बोलो 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 भैया, 2n, वेरी गुड, क्या लिखा मैं, जाइगोट 2n होता है, सही बात, मार दिए भैया मार दिए, जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना तो पूरी राम कहानी खत्म हो गई, और उनको ये नहीं पता है सीता कौन थी। सीता कौन थी, कहेंगे पता नहीं सर, सीता माता थी कि वो मतलब धरती पुत्री थी, कौन थी बताओ सीता कौन थी। अच्छा ऑप्शन दे दो, सीता, सीता जनक की पुत्री थी कि धरती माता की पुत्री थी, कि ठीक है कि राम भगवान की पत्नी थी, और 4 ऑप्शन की जो है जी ठीक है, तो या लवकुश की माता थी, बताओ 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन थी। चलिए अच्छा बच्चा, वाइफ ऑफ राम, चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे, खुशबू के ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते बेटा, ये सब क्वेश्चन हो चुका है, वेरी गुड, आप लोग कम से कम समझदार हो। बाह्य निषेचन क्या होता है, और कह रहा है इससे होने वाले नुकसान, नुकसान क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है बेटा, कोई बताओ रे भैया, कोई बताओ। बाह्य निषेचन में अभी पढ़ाया तो सब, अंतर निषेचन, बाह्य निषेचन सब कुछ बताया तो बेटा, पुराने वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, राम भगवान राम की पत्नी थी, कोई बात नहीं बेटा। चले आगे, बोलो बाह्य निषेचन क्या होता,
बाह्य निषेचन क्या होता है बेटा? जब कहता है कि दो युग्मक, कितना बेटा? दो युग्मक, मादा और नर युग्मक, ध्यान दो, शरीर से बाहर मिलन करता है अर्थात निषेचित होता है, दोनों जुड़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इससे हानि क्या होती है? इसमें बाह्य निषेचन की दशा में जंतुओं में गैमिट तो बेटा बहुत बनता है, गैमिट बहुत बनता है, परंतु क्या होता है जब ये पानी और जल उल में ये बाह्य निषेचन होता है तो इसमें बहुत सारे मछलियां और बहुत सारे प्राणी इनके खा जाते, इनके शरीर को क्या कर जाते? खा जाते, जल में बह करके आधे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका नुकसान भी होता है। ठीक है ना, बाह्य निषेचन का नुकसान भी है। ओके चलो आगे चले। ओके बेटा, बाह्य निषेचन की कमियां कह रहा कि ये कमी जीवधारी के अत्यंत संख्या में युग्मक का निर्माण होना जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाते हैं, अर्थात इसमें अवसर कम हो जाते हैं। ठीक है चलो, जू स्पोर का है अलैंगिक बीजाणु का जू स्पोर। जू माने बेटा, जू माने बेटा, जू, जू स्पोर, जू माने जंतु होता है, जंतु हमेशा क्या करता है? चलता है। तो कह रहा है जो स्पोर बन रहा है बेटा वो जू स्पोर यानी फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला, यानी हिंदी में बोले तो कसाबिका बोलते, कसाबिका बोलते बेटा, कसाबिका जिसमें पाया जाता है वो स्पोर हमेशा चल वाला होता है, जो जिसमें कसाबिका नहीं होता वो अचल होता है। ठीक है ना, यहां पे देखो क्या जिस पर ये नग्न चल कसाबिका युक्त होते हैं, अलैंगिक जनन की इकाई है, इनका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य समसूत्री द्वारा होता है। इसके अग्र छोर पर कसाबिका जल में तैरने हेतु सहायता करते हैं, जैसे बता रहा है यूरोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास। यूरोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास ये क्या है बेटा? शैवाल है, ये शैवाल का नाम है, काई का नाम है का यूरोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास, वालवॉक्स, स्पाइरोगाइडा, बहुत सारे हैं जो क्या है बेटा? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है यूरोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास, ये काई है, का भैया? का है? काई है, शैवाल है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो बेटा? चलो अगला, चलो अगला कह रहा है युग्मनज। युग्मनज क्या होता है? जब दो गैमिट मिलते हैं, मिलन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। ठीक है ना, लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा युग्मक के मिलन को हम लोग जाइगोट नाम देते हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आंतरिक युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है? युग्मक जनन माने गैमिटों का बनना, और गैमिट कैसे बनता है बेटा? हम लोग जानते हैं गैमिट अर्धसूत्री विभाजन से बनता है और युग्मक हमेशा उस भाग से बनता है, गोनैड से बनता है। युग्मोद्भिद क्या होता है? जब युग्मनज यानी जाइगोट विकसित होकर के शिशु बनाए, या तो बीज बनाए या तो एक नया जीव बनाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। चित्रों के माध्यम से बेटा यहां समझो, जैसे हमने कहा ये एक सेल है और ये है डिप्लॉयड है। क्या है बेटा? डिप्लॉयड सेल है, यानी 2n नंबर है। अब ये मियोसिस की दो सेल बनाई, जब ये दो सेल बनी ना, ये दो सेल मान लो 23 क्रोमोसोम की है, मनुष्य के अकॉर्डिंग ये 46 की थी, तो इसी अर्धसूत्री विभाजन के बनने के जो ये बनी सेल, इसे हम लोग बोलेंगे गैमिट। ये मेल और फीमेल में दोनों होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस बोलेंगे। ओके बेटा, ये सब मैं पढ़ा चुका। अगर मेल में बन रहा है, मेल में नर में बन रहा है, तो नर में मनुष्य में क्या बनेगा? स्पर्म शुक्राणु बनेगा, तो इसे कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ना बेटा, शुक्राणु जनन हिंदी में बोलते हैं। अगर स्त्री में बन रहा है तो ओवम बन रहा है, जिसे बोलते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस माने अंडाणु जनन, अंडाणु जनन बोलते हैं। तो कहता है ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। दूसरी प्रकार जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, ओवम और स्पर्म, ठीक है, तो ये बना एक सेल 2n नंबर की, क्योंकि ये n था, ये भी n था, तो जाइगोट बना। जाइगोट से बहुत सेल डिवीजन होता है
बहुत सारी सेल बनी जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, फिर बाद में शिशु बन जाता है, तो उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। दिख रहा है ना बेटा, बोलो दिख रहा है ना। अब देखो कह रहा है नर तथा मादा गोनैड्स, गोनैड्स माने जिसमें ये बनता है सेल। गोनैड्स जैसे स्त्री में क्या होगा, स्त्री में ओवरी होगा, अंडाशय, और अगुणित युग्मक गैमेट के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है ना। और पुरुष में जो गोनैड्स होता है वो टेस्टिड बोलते हैं, जो एक टाइप एग की लाइक संरचना होते हैं, अंडे की तरह। या अर्धसूत्री विभाजन मियासिस द्वारा होता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, जो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। यहाँ देखिए युग्मक जनन के बाद जो है जाइगोट से बने संतत को भ्रूणोद्भिद एम्ब्रियोजेनेसिस, ये समसूत्री द्वारा होता है। और भ्रूणोद्भिद के अंतिम अवस्था में युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, फिर आगे एक शिशु का निर्माण हो जाता है। ओके बेटा, ठीक है ना, बोलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक पुष्प में निषेचन पश्चात क्या घटना होती है। एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या घटना होती है, तो बताया एक पुष्प में निषेचन के बाद, दोहरा निषेचन होने के बाद, त्रिक संलयन होने के बाद उसमें परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि जो उसमें कैलिक्स, कोरोजा, एंडोसियम, गाइनोसियम होता है, सब वो क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रकार जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो और भी सेलें होती है वो सहायक सेल वगैरह सब नष्ट होने लगती है। बल्कि जो 3n से एंडोस्पर्म बनने लगता है, 2n से भ्रूण बनने लगता है, और धीरे धीरे सब नष्ट होने लगते हैं। चलो तो इस तरह हम लोग इसको देख लेंगे। ये देखो बीजांड वृत्त बनता है, फिर ये सब नष्ट होकर के आगे नया बनता है। फिर कह रहा है द्विगुणित पुष्प में देखिए कह रहा है द्विलिंगी पुष्प क्या है, इसके आसपास किसी जो है एकत्र करिए और शिक्षक के माध्यम से इसकी सहायता से बताइए। द्विगुणित माने जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुणित वाला पौधा। तो देखिए द्विगुणित वाले जैसे सरसों होता है, मूली होता है, मटर, सेम, अमरतास, गुड़हल, ये सब होता है द्विलिंगी होता है। ओके बेटा, द्विलिंगी होता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दें। तो कह रहा है इसका नाम पता करिए, स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम भी। जैसे देखिए सरसों का ब्रैसिका कंपोस्टिव है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपको पता हो जाएगा। मूली का है, मूली बेटा रेफिनस सटाइवा, ठीक है ना, इसका आप लोग वो ले लेंगे, ठीक है। और जैसे मटर का पायसम सटाइवम, सेम का है डालिकोस लव 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 लब लब ना, लब 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 लब, डालिकोस लब लब, ठीक है। अमलतास केसिया पिस्टूला, ये केसिया पिस्टूला, ठीक है ना। गुड़हल का हेबिस्का रोजा सेनिफेरस, ये ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। हाँ चलो ठीक है ना, ले लिए क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूछा है कि स्थानीय नाम और दोनों नाम बताना बेटा, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगला क्या आता है, किसी भी कुकुरवेटेसी पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए तथा पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्पों को पहचान कीजिए। कोशिश कीजिए आप क्या एक लिंगी पौधे के नाम बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि एक लिंगी होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं जायांग नहीं होगा, या तो दूसरा बेटा क्या है, जायांग एक में नहीं होगा, या तो नर भाग नहीं होगा, मतलब दोनों में से एक भाग होगा, यानी पुमंग नहीं होगा, जायांग नहीं होगा, एक ही भाग होगा। तो दोनों में से अगर एक भाग होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एक लिंगी पौधा। क्या बोलते हैं, एक लिंगी। बहुत सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। ओके जल्दी से बताओ, सिंपल है ना, एकदम सिंपल। ओके बेटा कर लोगे, बोलो क्यों जी, कर लोगे ना सब लोग, एक लिंगी पौधा, ठीक है, बोलिए आप लोग जल्दी, क्यों जी। तो देखिए इसमें देखिए एक लिंगी पौधा, देखिए जैसे बताया गया एक ही भाग होगा, उसमें कुछ अंतर होगा, उसके अंतर देखिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे बताया गया इसमें एक ही उपस्थित होगा नर पुष्प में जायांग, या तो कह रहा पुष्प में 5 पुंकेसर होते, कितने, 5। जो पुंकेसर होता है बेटा ऐसे होता है, ठीक है, ये फिलामेंट इसको बोलते हैं, फिलामेंट्स, और इसको बोलते हैं एंथर। प्राय 2 to 1 के रूप में संयुक्त होता है, 2 प्लस 1 के रूप में होता है। पराग को टेस्टेड होते हैं। फिर आगे देखिए, आगे जब इसमें हम चलते हैं तो इसमें पुमंग अनुपस्थित होता है, या तो पुमंग होगा ये वो होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मक्का,
जियोमेज खजूर, ठीक है, फिनिक्स सिल्वेट्रिस, ठीक है, और पपीता कैरिया पपाया, ठीक है, नारियल कोकोस म्यूसिफेरा। नाम याद रख लीजिए भैया, ठीक है, बात समझ रहे ना। संडे को टेस्ट लेंगे, अरे बेटा संडे को टेस्ट लेंगे, टेस्ट देने के लिए तैयार हो? क्यों बेटा, चलो टेस्ट में दिलाऊंगा आपको, कम्युनिटी पोस्ट करवा दूंगा, वहां पे आप करके जा करके मैं यहाँ बोल दूंगा 5 क्वेश्चन आते, जब पढ़ाने आया करूंगा तो 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, बोल दूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा, तुम लोग जवाब देते रहना और दूसरे दिन देना, वही दिन नहीं खटक 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 खट लिखे गूगल से सब सर्च करके आना। ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा ना, गूगल दादा तुम्हारा फेल, तुम लोग कहोगे अरे सारी कहाँ से लेके आए हो सर। चलो ठीक है, लेके आऊंगा, ठीक है, गूगल सर्च करके आइएगा, क्योंकि जब गूगल सर्च करोगे ना, मेहनत करोगे ना, तो तुमको याद रहेगा, क्योंकि जानते सरल भाषा में अगर मैं बताऊं, बिन मेहनत करके कुछ चीज मिलता है ना तो उसका स्वाद भी नहीं मिलता है। अगर नमक भी समुद्र से जाकर बना के खाओ ना, तो वाह क्या टेस्टी। ऐसे भोजन में होता है, जब कोई लोग खाना देता है ना बना करके, तो स्वाद ही नहीं, जब अपने से खुद बनाओ ना, रोटी वोटी जल जाए तब उसको खाओगे ना, फिर कहोगे वाह क्या टेस्ट। तो इसी प्रकार मैं क्वेश्चन दूंगा, ढूंढना आपका काम है, तो टेस्ट में मजा आएगा, फिर सोचोगे कि हाँ ये हो सकता है सर, ऐसे सर वैसे सर। ओके चलिए, टेस्ट की बात आई है तो मैं बोल दिया, ठीक है, बोलो ठीक है ना बेटा, टेस्ट देने के लिए सभी लोग तैयार हो जी? ओके चलो बेटा, थैंक यू सभी को, बाय बाय।